दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। हमारे साथ डॉक्टर रथ हैं और डॉक्टर अशोक सर हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी। और आज हम लोग भारत मंडपम में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये 2 दिन का समिट है, 3 जुलाई एंड 4 जुलाई। इसमें विश्व के सब कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं। और अभी स्टेज पे मॉर्निंग में जापान से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन से आए हुए थे, नास्कॉम से मैडम थी, सेक्रेटरी सर मिस्टर कृष्णन थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद जी थे। तो ये समिट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी सबसे बड़ा विश्व का चैलेंज है एआई। एआई में ये हो रहा है कि आप इधर बैठ रहे हैं और मान लीजिए लेमैन जैसे व्हाट्सएप में आप लिखते हैं कि भारत का इतिहास बताइए, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स भी परेशान हैं। तो हम लोग पहले डॉक्टर अशोक शर्मा जी को देते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। सर अपना परिचय। नमस्कार अग्रवाल जी, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एम्स न्यू दिल्ली। और हमारे साथ प्रोफेसर जी.के. दत्त जी हैं, जो कि हमारे मेंटोर हैं और फाउंडर हेड हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर के, जो कि एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंसर सेंटर है। सर नमस्कार। आप थोड़ा एनसीआई झज्जर और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में प्लीज़ प्रकाश डालिए। ये जैसे डॉक्टर अशोक ने बोला, हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसके बारे में है। हमने एक बहुत बड़ी सेंटर बनाई है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। उसमें उसका मेन जो एम है वो है ट्रीटमेंट के साथ साथ रिसर्च इन कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेन एम। और ये जो आई ऑन्कोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कैसे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम 80-20 फार्मूला बच्चों को बताते हैं। 80% कैंसर जो है ना, वो लोग सोचते हैं ठीक ही नहीं होता, क्योंकि लेट में आते हैं। 20% अर्ली आते हैं, इसलिए 80% ठीक नहीं होता। 80% लेट आते हैं, जिसमें 80% ठीक नहीं होता। मतलब अर्ली आना बहुत ज़रूरी है। और आई ऑन्कोलॉजी के बारे में डिटेल बताएंगे डॉक्टर साहब। मेरा एक सवाल है सर, जैसे सर बोल रहे हैं डिटेक्शन, अभी ट्यूमर्स जो हैं और कैंसर है उसका थोड़ा डिफरेंस है। और कई बार होता है कि किसी को हेड इंजरी हो गई, और हेड इंजरी में पहले तो कैट स्कैन, जो सिटी स्कैन नहीं होता था, एमआरआई नहीं होता था। अब रेडियोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा रोल है, डॉक्टर्स के अलावा वो डिटेक्ट करें कि वहाँ पे वो क्या लेजन बन रहा है या इन्फार्क्ट्स है। तो उसके बारे में जो जांच हो रही है अर्ली डिटेक्शन में, क्या वो भी एआई कर पाएगा? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिकली ये क्लिनिशियंस को, रेडियोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट को असिस्ट करता है कि बेटर डायग्नोसिस करने में और अर्ली स्टेज में कैंसर को डायग्नोस करने में। बेसिकली जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको हम ट्रेंड करते हैं लैंग्वेज, ऐसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेंड करते हैं डिफरेंट इमेजेस को दिखा के उसको स्टेज क्या स्टेज है, क्या ग्रेड है। तो एक तो जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट ने एक इमेज देखी, अब हमने बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन एक सिस्टम को ट्रेंड कर दिया। तो वो जो सिस्टम एक नई इमेज को जब डिटेक्ट करेगा, तो इतने सारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन था उस इमेज के बारे में, वो एक अपना ओपिनियन देता है, जिससे कि एक रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट को असिस्टेंस मिलता है एक कि गलती से भी कोई गलती ना हो। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है आई ऑन्कोलॉजी एआई, इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, जिन्होंने हमें फंडिंग दी। और आई एम आल्सो थैंकफुल फॉर सीडैक पुणे, जिनके साथ हमने ये एल्गोरिदम तैयार किया। और आई आल्सो थैंकफुल टू आवर क्लिनिकल टीम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड एनसीआई झज्जर कैंपस। आवर ऑनरेबल डायरेक्टर सर डॉक्टर एम श्रीनिवासन जी। टीम हमारी काफ़ी बड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट दे आर वीक। वी आर पैथो, हाँ यार, वी हैव एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पीपल आर देयर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी पीपल आर देयर, पैथोलॉजिस्ट आर, रेडियोलॉजिस्ट, लैब ऑन्कोलॉजिस्ट, big team are working here and as a team we develop this project। and इसमें क्या हमने 6 मॉडल डेवलप किए, जो कि डिफरेंट रेडियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, आपका लेबोरेटरी डेटा इसमें इंक्लूड है। और हमने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 लाख इमेजेस हमने यूज की, मोर हिस्टोपैथोलॉजी की और रेडियोलॉजिकल इमेजेस की। उससे हमने मॉडल को ट्रेंड किया और मोर देन 2000 पेशेंट्स का डेटा ओरियन ब्रेस्ट कैंसर मॉडल के ऊपर
हमने इसको ट्रेंड करके इसको डेवलप किया। अभी हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ बात चल रहा है, जिसमें हम इसका सिक्योरिटी ऑडिट करके इसको हम लार्ज स्केल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर फर्दर हम जैसे जीनोमिक डेटा इसको इंटीग्रेट करना है, जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में हमारे क्लिनिशियंस को हेल्प करेगा। जैसे डॉक्टर रथ ने बताया 80-20 फार्मूला, अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और पेशेंट को कौन सी दवाई सुटेबल है, तो ये सॉफ्टवेयर आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ों में हेल्प करेगा। और इसके अंदर हम दूसरे कैंसर को भी इंक्लूड करने जा रहे हैं, जैसे ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, आपका कोलोरेक्टल कैंसर है। इसका हम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में वी आर वेरी होपफुल विद द हेल्प ऑफ अवर टीम and support of Government of India, we will develop this a first software which is funded by Government of India, taxpayer money, developed by the government hospital, government center और for the government hospital. तो अब डॉक्टर रथ से हम पूछना चाहेंगे, ये जो झज्जर में आप लोग देख रहे हैं, तो झज्जर में इसका जो कैंपस है, तो उसमें मतलब अगर किसी को जाना है जांच के लिए तो क्या झज्जर आना पड़ेगा, चाहे एम्स नहीं, सीधा झज्जर चले जाए, सीधा झज्जर चले जाए। ये आम हॉस्पिटल है, आम लोगों के लिए सारा चीज़ फ्री है, सीधा झज्जर पहुंच सकते हैं। अगर कोई एम्स में बाई चांस आ गया, 3 बस चलती है वहाँ से, एम्स से भी झज्जर बस चलती है, लेकिन सीधा भी जा सकते हैं। राइट। तो मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अभी हमारा जो खान पान है, कुछ वर्षों में जो रहन सहन है, क्या कैंसर मतलब एक कारण वो रहन सहन और खान पान से फर्क पड़ता है? कैंसर का तो काफ़ी कारण है। मेन चीज़ जो है, 2 चीज़ है। एक तो 40% है तंबाकू रिलेटेड, जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं, या तो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी खाते हैं, या खैनी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है। गुटखा होता है, गुटखा, सब ये किसी भी फॉर्म में तंबाकू सेवन करे, ये बिल्कुल खराब है। उनका ओरल कैंसर, ओरल कैंसर, उनका लैरिंग्स कैंसर, 17 कैंसर होता है उनमें, लंग कैंसर, फूड पाइप का कैंसर। टीबी से भी रिलेटेड होता है कैंसर? नहीं, टीबी के साथ कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन तंबाकू खाने से टीबी भी बढ़ता है, टीबी बढ़ता है, हार्ट अटैक बढ़ता है। तो तंबाकू खाना सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है। और दूसरी बात यह है, इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कैंसर रीजन है कैंसर का। जैसे बच्चों को हम देते हैं वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की उम्र में, वो देने से सर्वाइकल कैंसर खत्म हो सकती है। गुड। और जो आपने डॉक्टर अशोक ने बताया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है कि आफ्टर 40 डिटेक्शन करें, मेमोग्राफी करें, तो क्या एआई चल के उसमें भी कुछ कर रहा है? डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि जो हमने इतने सारे रेडियोलॉजिस्ट के ओपिनियन लिया है, इतने सारे मैमोग्राम इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑन्कोलॉजी के थ्रू, उसमें क्या होगा, इतने सारे इमेजेस सिस्टम ने रिमेंबर कर दिया, एक इमेज और डाल दीजिए, वो बता देगा क्या डायग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस है। यही फायदा है जल्दी डिटेक्ट होने के लिए। आपका जो है एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, जो ट्यूमर कैंसर को भी वो लोग करते होंगे। कैंसर भी करते हैं, वो खाली ब्रेन ट्यूमर है हमारा। जो NCI है सारा कैंसर करता है। और जो आई ऑन्कोलॉजी है, आई ऑन्कोलॉजी ये है, ये अर्ली डायग्नोसिस को फैसिलिटेट करता है। राइट। तो हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि ये भारत मंडपम में ये स्टॉल है, छोटा सा एग्जीबिशन एरिया है। ये 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पे सेमिनार्स हैं। तो जो भी लोग वीडियो देखेंगे, दे कैन कम टू भारत मंडपम, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं ग्लोबल AI समिट पे। सर एक सवाल पूछेंगे मलिक साहब, रोग सर, इसको कंट्रोल के बारे में वो जानना चाहते हैं कि ऐसा है, कंट्रोल किया जाए। कैंसर बहुत बढ़िया बीमारी है, लोग इससे डरते हैं, हम कैंसर को डराना चाहिए। आजकल कमर बीमारी क्या है हमारा सोसाइटी में, डायबिटीज, BP, थायराइड, कैंसर। डायबिटीज ठीक नहीं होता, कंट्रोल होता है, प्रिवेंट नहीं होता, कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर वही बात है, लेकिन कैंसर 50% प्रिवेंट होता है। जो तंबाकू नहीं खाते, जैसे पंजाबी नहीं खाता, उनको मुंह का कैंसर नहीं होता। तो कैंसर प्रिवेंटेबल है, कैंसर क्यूरेबल है। एक बार फिर आपने हमारे श्रोताओं को बता देंगे कि कैंसर पैदा होने की वजह क्या है? मैंने बताया कि कैंसर का 2 वजह मेनली है। एक तो आपने बताया तंबाकू और दूसरे इन्फेक्शन। क्या पोल्यूशन भी इसके सबसे पोल्यूशन भी है, लेकिन पोल्यूशन के बारे में रिसर्च हो रहा है आजकल। पोल्यूशन भी कॉज हो सकता है, इसके बारे में हम काम कर रहे हैं। पोल्यूशन है,
ये मोबाइल फ़ोन है, इसके बारे में रिसर्च चल रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। महाराष्ट्र में, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, एक गांव है, उसका नाम है बारसी। बारसी में एक रजिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ सबसे कम कैंसर है, 40 पर 1 लाख। बट बाकी शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मैटर में 110, 120। आपने बिल्कुल सही पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर की संख्या बहुत कम होती है। और इसमें शहर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो उसकी वजह क्या है? इसके वजह ये है, जैसे आपने अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की, डॉक्टर अशोक साहब ने बात की। ब्रेस्ट कैंसर जो है प्रिवेंट नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण है वो क्या है कि लेट एज ऑफ मैरिज, जो शहर में रहते हैं लेट शादी करते हैं क्योंकि काम करते हैं, और लेट एज ऑफ हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड, बच्चे भी बाद में पैदा करते हैं, और उनके पास टाइम नहीं ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। ये सब कारण है, जो कि गांव में आपको पता है 15-16 साल में शादी हो जाती है। टाइप ऑफ कैंसर 17 ना सर? ये तंबाकू जो है 17 टाइप कैंसर करता है। और महिलाओं में कैंसर अलग है, महिला पुरुषों में अलग है। पहला में अलग है, पुरुषों में ज़्यादातर कैंसर मुंह और गले का है और लंग का है और इसोफेगस है। महिलाओं में क्या है, ब्रेस्ट ओवरी का डॉक्टर साहब एक्सपर्ट है। और लाइफस्टाइल जो है ना, बेसिकली एक लाइन में बोलते हो, जो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो रही है, तो इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एज कम्पेयर टू आवर विलेजेस, तो मोर हैक्टिक लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कैंसर के इंसिडेंस को हाई करने में। जैसे प्रोफेसर रत्न ने बताया, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कैंसर हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और लोएस्ट इंसिडेंस कैंसर हमारे महाराष्ट्र में, बारसी गांव में है। नॉर्थ ईस्ट में कारण क्या है सर? नॉर्थ ईस्ट में लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, टबैको यूज, रेड मीट, हाँ ये सारा कुछ तो लाइफस्टाइल हो गया। स्मोकिंग, स्मोक्ड मीट, ये सब। नॉन वेज और वेज के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा है, बहुत बढ़िया आप सवाल पूछ रहे हैं। जो वेजिटेरियन कंट्रीज है, जैसे इंडिया ज़्यादातर वेजिटेरियन है, हमारे कैंसर अमेरिका से 1/4 है, बहुत कम रेशो है। बहुत कम है, क्योंकि हमारे इंडियन ज़्यादातर वेजिटेरियन है। कुछ लोग खाते हैं, कम खाते हैं, ठीक है। इसलिए जो ज़्यादा मीट वगैरह खाते हैं, जो रेड मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, उनमें क्या होता है, कोलन कैंसर ज़्यादा होता है, स्टोमक कैंसर ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। आपने सही सवाल पूछा। जो जानवरों से मेरे को बताया गया था कि जो हार्मोन, जो चिकन है, जो मुर्गी है, वो अंडा इंजेक्शन देते हैं। तो कुछ लोग क्या है, अभी एक चिकन फेडरेशन, पोल्ट्री फेडरेशन ने एक प्रोग्राम करा और वो लोगों ने बोला कि भारत में प्रोटीन मसल नहीं है, ये नहीं है, सब अंडा खाओ। तो वो जो एक डॉक्टर को भी ले आए थे, जो डायटिशियन थे बहुत बड़े हॉस्पिटल से, तो वो भी बोलने लगी। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि मैडम आप, बोली नहीं मैं भी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं ये नुकसान करता है, लेकिन क्योंकि वो आई है फोरम पे बैठी है। मेरे बात सुन में, हिंदुस्तान 5000 साल से कभी मीट खाया था हैं? आपको वेजिटेबल नहीं, एक आदमी को, एक एनिमल को मार के खाते हो। हिंदुस्तान के अंदर में मीट खाने की परंपरा पूर्वजों से बहुत हजारों साल से चली आ रही है। बिल्कुल, पहले से ही लोग मीट ज़्यादा खाते, अब मीट पे कंट्रोल किया है। अब कम क्या, पहले खाते इसलिए थे क्योंकि जंगल में रहते थे, जंगल में रहते और थे, कोई जंगल में थोड़ी हो, उसको कैंसर नहीं होता था। नहीं होता था। अब क्या पता, आपने देखा है, आपको आपने देखा है उस टाइम होता था। अभी एक्सपेक्टेशन जो लाइफ का, लाइफ भी ये थी कि लोग 800 साल भी जिए। ऐसी भी इतिहास है कि 800 साल 900 साल जिया है लोग, और वो आज भी जो जंगल में रहने वाले हैं 300 साल के लोग हैं जिनका मेरे पास भी बहुत बढ़िया। नहीं, उनका जो है ना लाइफस्टाइल जो है ना सारा, अभी भी बीमारी नहीं है इस तरह की। नहीं वही बताया ना लाइफस्टाइल। हम एक आदमी देखना चाहेंगे जो 300 साल जीता है। मेरे को जरा दिखा लीजिए, मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। आप दिखाइए, मैं भी उड़ीसा का रहने वाला हूँ। 300 साल कौन जीता है, आप जरा दिखाइए। एक आसाम में है। अरे दिखाइए तो सही। हम लोग मैं तैयार हूँ अभी, थैंक यू। हम लोग जो है ये चर्चा, क्योंकि ये चर्चा पे बहुत कुछ, नंबर अभी मैं लूंगा, उनकी फोटोग्राफ्स बढ़िया, नहीं उनसे मिलना चाहूँगा। ये जो चर्चा है, अब हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं एआई के ऊपर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक थ्रेट है, अगर आप एआई में, जैसे गूगल है, सब लोग गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो एआई में एक थ्रेट भी होता है।
तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड कीप योर डेटा सेफ, सबसे ज़्यादा वो है। और बट मेडिकल में अब सर बताएंगे आखिर में, लास्ट 60 सेकंड में वो आखिरी सवाल है कि इसमें कोई थ्रेट है क्या सर? देखिए, इसमें हर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, है ना। अब जैसे मोबाइल आया है, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी बहुत है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करें। अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके यूज करते हैं, तो ये मानवता की भलाई के लिए ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, जिससे मानवता को नई जनरेशन में नए होराइजन पे ले जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका मिसयूज करना शुरू करें तो इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे हम अपना हेल्थ सेक्टर में यूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है डेटा प्राइवेसी की, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी करना है, वो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल, वरदान है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, और वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनके सपनों का पूरा करें, और जो गरीब आदमी है उसको बीमारियों से बचाने में, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए इस रिसर्च R&D का भरपूर यूज करें, उनकी सेवा करने के एक लिए। सवाल, नेट भी कैंसर का हिस्सेदार है? क्या क्या? नेटवर्किंग जो आज है, नहीं, इसके कोई ऊपर प्रूफ नहीं। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। रेडिएशन कोई प्रूफ नहीं। फंडिंग एजेंसी गवर्नमेंट इंडिया ने काफ़ी रिसर्च की है, रिसर्च चल रही है, आधी आधी है, ऐसा कोई इसलिए कि आज ग्लोबल रिसर्च के हुआ है कि जितना गीत थे और चील है, बहुत से इनकी तादाद कम हो गई। नहीं, देखो वो तो ऊपर आजकल प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको पक्का रिसर्च फाइंडिंग नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। अभी एविडेंस आधा आधा है, पक्का नहीं है। So I thank Dr. Ashok Sharma and Dr. Rath, and मेरे साथ Mr. Malik हैं, senior धन्यवाद। journalist हैं सर, and everybody should watch this video, and जो लोग भी medical students हैं, ये उनके लिए भी एक वो है, आई ओपनर है, क्योंकि जो AI हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी विजन उन्होंने बनाया है इंडिया का, है कि हमारे को जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, उनके साथ मिलके, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडियंस ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं यहाँ से, जो हमारे गूगल और सब जगह। मैं भी यूएस में था, आई लेफ्ट माय ग्रीन कार्ड, कम बैक ऑन द कॉल ऑन द प्राइम मिनिस्टर टू डेवलप दिस सेंटर विद डॉक्टर रथ एंड दिस थिंग्स। So Dr. Rath जो हैं, जैसे बताया इन्होंने, he's from Odisha. So we would now end it, and everybody who can come here 3rd and 4th July, so please visit Bharat Mandapam. I think you can get entry. There are some sessions also going. You can attend those sessions. Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद। Sir. नमस्कार।